नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 30 प्रश्नों पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, तो जो हिंदी शिक्षण वीडियो वाला टॉपिक है जो कि 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप इन पर ज़रूर ध्यान दें साथियों, क्योंकि ये 10 प्रश्न है वो आपकी पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 30 प्रश्नों की, और आपके सामने जो प्रश्न आएंगे तो आप पहले ऑप्शन का पहले से ही चुनाव करके रखें कौन सा ऑप्शन आपके सही बैठेगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि जो भाषा का मुख्य कौशल क्या होते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको पता है LSRW, ये 4 कौशल होते हैं। और इन 4 कौशल में तो यहाँ पे देखो लिखना यानी राइटिंग का हो गया, सुनना लिसनिंग हो गया, पढ़ना यानी रीडिंग हो गया, और बोलना यानी स्पीकिंग हो गया। तो ये जो उपयुक्त सभी ऑप्शन हैं ये रहेंगे, यानी चारों ही भाषा के कौशल होते हैं। और अगर भाषा के कौशल का अगर हमें स्वाभाविक क्रम पूछे या वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो आपका LSRW वाला रूल रहता है। ठीक है, पहले आपका जो इसमें देखो सबसे पहले आपका सुनना हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बोलना हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आपका पढ़ना हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों। सवाल है दूसरा साथियों, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्वों में देखो ध्वनि भी आती है, संकेत भी आता है और चिन्ह भी आता है। तो यहाँ पे तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, और ये तीनों आपके भाषा के मुख्य तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर साथियों ये तीसरा सवाल है जो लिखा है कि बालक को भाषा शिक्षण की जो शिक्षा है वो देने का माध्यम क्या होना चाहिए वैसे। तो अगर हमारी कक्षा में कोई भी बालक है तो उस क्षेत्र की जो भी मातृभाषा है उसमें ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए, यानी वो माध्यम चुनेंगे तो वो अच्छा बालक है ना, वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि भाई मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो मातृभाषा का अर्थ होता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, और जो लोकल लैंग्वेज होती है वो एक तो परिवार की भाषा भी होती है, ठीक है, और माँ की भाषा भी होती है और पिता की भाषा भी होती है। तो यहाँ पर तो उपयुक्त सभी, यानी यहाँ ये तीनों जो बोलेंगे ये सारी मातृभाषा के अंतर्गत ही आता है, और यहीं से बालक क्या करता है, अपनी प्राथमिक भाषा को सीखना शुरू करता है। अगला सवाल है साथियों 5वां है, इसमें लिखा है कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मातृभाषा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य जैसे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, या बौद्धिक विकास होता है, या उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का तो मुख्य उद्देश्य आपका जो भी है साथियों, इसमें डी ऑप्शन रहेगा, ये सारे ही इसमें उपयुक्त सभी रहेंगे। यानी ये सब चीज़ रहेंगे तभी आपका मुख्य उद्देश्य प्राप्त होगा, यानी आप मातृभाषा को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है। तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है, जैसे यहाँ आगमन है साथियों, थोड़ा पढ़ लेना, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है, या उपयुक्त सभी है। तो बच्चा क्या करता है, अपने माँ से, पिता से या परिवार से क्या करता है, यानी उनको देख कर क्या करता है, वो अनुकरण करता है साथियों, क्या करता है, उनका अनुकरण करके ही सीखता है। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि आपकी अनुकरण विधि रह जाएगी, यानी अनुकरण के द्वारा ही वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है। सवाल नंबर 7 है साथियों के भाषा अधिगम के कारण होते हैं, यानी भाषा अधिगम के क्या कारण होते हैं। भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, या उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम के तो ये चारों ही कारण होते हैं साथियों, तो क्योंकि चारों कारण से ही भाषा का अधिगम होता है, तो यहाँ पे तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, इसमें लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है। यानी शिक्षण का अधिगम प्रबंधन जो प्रत्यय है ये किसने दिया है। तो ब्लूम ने दिया है, गलेसर ने दिया है, या स्मिथ ने दिया है, या डेविस ने दिया है। तो अधिगम प्रबंध समर्थ्य है साथियों, ये डेविस ने दिया है, IK डेविस ने दिया है। तो आपको डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल याद रखना है। ये महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नवा, शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण करने वाले कौन है। रॉबर्ट मेगर है, रॉबर्ट मिलर है, BS ब्लूम है, या स्मिथ है। तो उद्देश्य को जो वर्गीकरण किया है, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, 3 भागों में जो बांटने वाले हैं वो आपके BS ब्लूम है। तो किसका तो C ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है प्रश्न 10 है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। अभी इससे पहले जो नवा सवाल था उसमें उद्देश्यों का वर्णन किसने किया था, ब्लूम ने किया था। तो ब्लूम ने यहाँ पे कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा था। ज्ञानात्मक बताया मैंने, भावात्मक होता है, और क्रियात्मक, इन 3 भागों के अंदर यहाँ पे बांटा है। तो यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्णन किसने किया है, तो अपने ब्लूम ने किया है। कितने भागों में किया है, 3 भागों में, 3 भागों के नाम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा साथियों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों 11वां है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में किया जाता है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, प्रदर्शन विधि में, या प्रोजेक्ट विधि में। तो अगर आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं तो वो आपकी निगमन विधि हो जाएगी साथियों, ठीक है। और निगमन विधि का और होता है कि ये नियम से आपके कहाँ चलती है, उदाहरण की ओर चलती है साथियों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नी से नियम, ठीक है। और आगमन की अगर बात करते हैं तो ये साथियों उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे
आ से मतलब आप उदाहरण याद रखना, ठीक है। तो उदाहरण से नियम की ओर चलती है साथियों। 12वां सवाल है, यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का या प्रोजेक्ट विधि का? तो प्रयोगशाला में कार्य करते विद्यार्थी आपके हमेशा ही आगमन विधि का अनुसरण करेंगे, क्योंकि पहले उदाहरण से वो नियम की ओर चलेंगे, तो पहले उदाहरण बताए जाएंगे, उसका अनुसरण करके यानी आगमन विधि का अनुसरण इसमें किया जाता है। अगला है और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, 13 नंबर सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि है वो आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? यानी प्राइमरी लेवल की कक्षाओं के लिए कौन सी विधि रहेगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए तो हमेशा ही आगमन विधि रहती है। आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल साथियों करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, 14 सवाल है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या आपके 13 होती है। जैसे ए आ ई वाले जो होते हैं वो 13 होते हैं, और स्वर जो व्यंजन होते हैं आपके 26 होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, आपको तो हल्के में नहीं लेना इन प्रश्नों को। 15 नंबर सवाल है साथियों, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? यानी बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? सांकेतिक भाषा, बोलचाल की भाषा, लिखित भाषा या उनमें से कोई नहीं? तो बालक परिवार में रह के अपनी मातृभाषा का क्या करता है, वो अनुकरण करता है, ठीक है। और यहाँ पर मातृभाषा क्या करेगा, वो बोलचाल की जो भाषा होती है उसको ही अनुकरण करेगा, ठीक है। क्योंकि माँ बोलेगी, पिता बोलेगा या परिवार में कोई भी सदस्य बोलेगा, तो बोलचाल की भाषा क्या करता है, वो सीख जाता है। शुरू के अंदर बोलचाल की भाषा ही वो सीखता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखो लिखा है कि समतल पर बिकी गई सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा प्रत्येक बार प्रतिबिंबित किया जा सकता है। तो समतल पर कोई भी सामग्री है उसको तेज प्रकाश से अगर पर्दे पर अगर प्रतिबिंब करेंगे तो उसका जो माध्यम होगा वो आपका एपीडाइस्कोप होगा। तो आपका इसमें बिल्कुल दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, 17वां है, श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं होती है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता ना व्याख्यान विधि के अंदर नहीं रहती है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी 2 नंबर है। इसमें श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती है साथियों। अगला सवाल है साथियों, 18वां, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है तो कौन सी सामग्री है जो पर्दे पर प्रक्षेपित नहीं की जा सकती है? फिल्म की जा सकती है, ओपेक प्रोजेक्शन की जा सकती है, बुलेटिन बोर्ड नहीं की जा सकती है, फिल्म कंठ की जा सकती है। तो प्रक्षेपित सामग्री होती है जैसे एक पर्दा होता है, उस पर्दे पे छोटी छोटी किरणें भेज के वहाँ पे जो प्रिंट दिखाया जाता है। तो ये 3 तो होते हैं, लेकिन बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है कि ये प्रक्षेपित सामग्री में नहीं आती है। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? जैसे विषय निर्धारण होता है, उद्देश्य निर्धारण होता है, बिंदु निर्धारण होता है या समय निर्धारण होता है? तो शिक्षण में तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आप उद्देश्य निर्धारण कौन सा कर रहे हैं। तो इसमें तो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य हैं तो यहाँ आपको बताना है। शैक्षिक मूल्यांकन के यहाँ पे जो उद्देश्य होते हैं वो आपके 8 होते हैं, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन के 8 उद्देश्य होते हैं। अगला सवाल है साथियों, लिखा है, किसका सवाल है, मौन वाचन का मूल्यांकन है वो किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो मौन वाचन का मूल्यांकन अगर आप कर सकते हैं, जिसे हम साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ति परीक्षा, सत्य पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा या उक्त तीनों? तो मौन वाचन का मूल्यांकन आप तीनों से कर सकते हैं। मन ही मन में आप उत्तर देते हैं तो तीनों से इसकी मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला है, निदान की परीक्षा, निदान की जो परीक्षण विधि है वो कितने प्रकार की होती है? 7, 2, 4 या 8? तो निदान की जो परीक्षण विधि है आपकी 2 प्रकार की होती है, आप 2 प्रकार से निदान कर सकते हैं। अगला सवाल है, शिक्षार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन जैसे सीसीई पर प्रभावी जोर किसने दिया है? तो सतत और समग्र मूल्यांकन पर यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यहाँ पे जोर दिया है, और वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, लेकिन सीसीई पर जोर है ना वो 1986 वाली एनईपी में दिया गया था। अगला वाला सवाल है, यहाँ पे लिखा है कि निगमन विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, उसमें से कोई नहीं या कुछ नहीं कह सकते। तो जो निगमन विधि है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ से नाम से पता चल रहा है पाठ के उपरांत। तो यहाँ पर पाठ पढ़ाने से पूर्व, पाठ पढ़ाने के बाद, पाठ पढ़ाते वक्त या घर पर। तो पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन होता है ना वो पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। तो साथ ही इसमें तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये बिल्कुल मोस्ट सवाल है, 25वां, आप इस पर मोस्ट लगा सकते हैं साथियों। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है, यानी किस क्रम में भाषा सीखता है? तो बालक शुरू में जो सीखता है वो आपका साथियों पहले श्रवण होता है, उसके बाद निरीक्षण करता है, लास्ट में आपका अनुकरण करता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में बालक की भाषा सीखने का क्रम रहता है, श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है?
यानी वाक्य विश्लेषण अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी विधि उपयुक्त विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपयुक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण के लिए तो आपकी आगमन विधि रहती है, तो इसमें तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक होता है। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक होता है, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या उक्त सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए आपके जो ऑप्शन राइट रहेगा तीनों ही रहते हैं, योग्यता भी होती है, आकांक्षा भी होती है और आसक्ति भी होती है। तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। मोस्ट सवाल है 28वां, भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं। तो भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। अगला सवाल है, व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है, धन्यवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पर मोस्ट सवाल है कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ है ना वो कहाँ से होता है, यानी लिखने का काम है ना सबसे पहले कैसे शुरू होता है। तो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा होता है तो सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। तो लेखन क्रिया सबसे शुरू हो जाती है वो आपकी सीधी रेखाओं से होती है। बच्चा ऐसे लिखता है, ऐसे सीधी सीधी रेखा बना के आप क्या करना है, अक्षर बनाना सीख जाता है। अगला है, यहाँ पे लिखा है द्रुत पाठ क्या है। तो यहाँ पर इसमें ये चारों ऑप्शन थोड़े बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो इसको तो थोड़ा सा हम करेंगे। अगला साथियों, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। शब्द भंडार के लिए, ठीक है, गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो शब्द भंडार के लिए जो गद्य शिक्षण ही सबसे उपयुक्त माध्यम रहेगा, यानी गद्य शिक्षण से हम सबसे ज़्यादा माध्यम शिक्षण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।